जय हिंद दोस्तों। अब फिर से आपके सामने हाजिर है लेकर एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जो प्रीलिम्स में होने वाला एग्ज़ाम है सितंबर महीने में, उसको ध्यान में रखते हुए सेट प्रैक्टिस लेकर आए हैं। और ये सेट प्रैक्टिस जो है आज का सेट नंबर 4 का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे और ये सेट 4 जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। प्रीलिम्स में जो है 25 क्वेश्चन का मैथ पूछा जाता है, तो 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और टोटल 2 पार्ट में करते हैं। ठीक है ना। पार्ट 1 में 1 से लेकर 13 क्वेश्चन करेंगे, 12-13 क्वेश्चन, और पार्ट 2 में जो है टोटल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि 3 नल जो है ना ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक। यदि नल ए पूरा समय के लिए खुला रहे तथा बी और सी जो है ना वो बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 3 नल लगा हुआ है, नल ए, नल बी और नल सी। ठीक है ना। तो हम इन तीनों का एलसीएम, पहले नल ए जो है एक टंकी को 12 घंटा में भरता है, नल बी जो है 15 घंटा में भरता है और नल सी जो है 20 घंटा में भरता है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम पहले ले लेंगे। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। और जो एलसीएम होता है मेरे भाई, वही उस टंकी की कैपेसिटी होती है, उस टंकी की या उस हौज की जो है क्षमता होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इफिशियंसी निकालेंगे। ए का इफिशियंसी 5 लीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है ना। और बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 4 लीटर पर आवर हो जाएगा मेरे भाई। और सी की इफिशियंसी की बात करें तो 3 लीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है कि यदि नल ए जो है ना पूरा समय के लिए खुला रहे, ठीक है ना, यानी नल हमेशा खुला रहता है, और बी और सी को है ना, जो नल बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या होगा मेरे भाई, नल ए और बी खुला रहेगा। ठीक है ना। ए और बी, ये तो हमेशा, फिर अब नल ए के साथ सी आ जाएगा। ठीक है ना। नल ए के साथ सी आ जाएगा, फिर अबरी आ जाएगा नल ए के साथ बी। ठीक है ना। ये 1 घंटा के लिए खुला रहता है, फिर अगले 1 घंटे के लिए खुला रहता है, फिर 1 घंटे के लिए, इसी तरह आगे चलता रहेगा। ठीक है ना। तो पूछ रहा कि टंकी जो है कितने समय में भर जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, 1 घंटा में जो है ना, 1 घंटा के लिए खोला जाता है। नल ए और बी खुला रहता है स्टार्टिंग में, तो ए और बी जो है 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा मेरे भाई, तो ए जो है 5 लीटर पर घंटा भर रहा, बी जो है 4 लीटर पर घंटा भर रहा, तो ए और बी मिलकर 9 लीटर पर आवर भरेगा मेरे भाई। 9 लीटर पानी भर देगा पर आवर। ठीक है ना। अब जो है बी नहीं रहता, अब ए के साथ जो है ना सी आ जाता है और बारी बारी से 1 घंटे के लिए करता है। तो अब नल ए के साथ जो है ना सी को ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो ये भी 1 घंटे के लिए खुला रहता है ए के साथ, तो 1 घंटे के लिए ए और सी रहता है खुला। ए और सी 5 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 लीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना कि टोटल कितना आवर लग रहा है मेरे भाई, 1 घंटा इसके साथ बी के साथ ए रहा और 1 घंटा सी के साथ ए रहा, तो टोटल 2 घंटे में कितना लीटर पानी भर देता है मेरे भाई, 17 लीटर भर देता है। ठीक है ना। 17 लीटर पानी भर देता है। तो उसको भरना है 60 लीटर। ठीक है ना। तो 60 लीटर भरना है, तो देखिए अब इसको हम 60 के करीब लेकर जाते हैं, तो 51 लीटर रखते हैं। ठीक है ना। 51 लीटर हो जाएगा कितना घंटा में, 3 से उधर गुना करें, इधर से भी 3 से गुना करेंगे, तो 6 घंटा में 51 लीटर भर जाएगा। अब बचता है 9 लीटर बचता है। 9 लीटर अब देखिए कौन भरेगा मिलकर, फिर यहाँ तक ए और सी मिल गया, उसके बाद देखिए अब फिर ए और बी भरेगा, ए और बी फिर भरेगा, तो बचता है कितना, 9 लीटर। 51 लीटर भरा गया, 9 लीटर बचता, तो अगले घंटा में 5 और 4 ये दोनों मिलके ए और बी भर देगा ना, तो प्लस 1 आवर और लग जाएगा मेरे भाई। तो टोटल कितना हो गया, 7 आवर हो गया। उसको 60 लीटर के कैपेसिटी का जो टंकी है उसको भरने में 7 घंटा लग जाएगा। ठीक है ना टोटल। और यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है ना। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। बोल रहा कि 3 नल है, नल ए, नल बी और नल सी जो है ना,
एक टंकी को क्रमशः 12 घंटा, 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकता है, ठीक है। तो जो टाइम सब ये भर रहा जितना देर में, इन सभी का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम मान लेते हैं कि उस टंकी या उस हौज की कैपेसिटी है, उस हौज की ये कैपेसिटी या फिर क्षमता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इफिशियंसी निकाल लेंगे ए का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो ये टोटल ये जो है ना नल का कैपेसिटी, इसको इसमें डिवाइड करेंगे टाइम से, तो ये 5 लीटर पर आवर भराएगा इसका इफिशियंसी। बी का इफिशियंसी इसी तरीके से 4 लीटर पर आवर, सी का इसी तरीके से 3 लीटर पर आवर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है कि ए पूरा समय के लिए खुला रहता है, ठीक है ना। बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोला जाता है, मतलब पहले ए के साथ बी रहता है, ठीक है ना, फिर ए के साथ जो है सी रहता है और 1-1 घंटा के लिए रहता है, ठीक है ना। तो ए और बी एक बार साथ पहले बार रहेगा, 1 घंटा के लिए रहेगा, फिर अभी इस बार जो है बी नहीं रहेगा बल्कि सी रहेगा, ए तो हमेशा रहेगा ना, तो इस बार ए और सी रहेगा, ये भी 1 घंटे के लिए रहेगा, फिर अगले बार ए और बी आएगा 1 घंटे के लिए, फिर अगले बार आएगा ए और सी 1-1 घंटे के लिए। तो हम एक पेयर बना लेते हैं पहले, ठीक है ना, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, फिर तो यही चीज रिपीट हो रहा है ना, तो पेयर बना लेते हैं। तो हम देखेंगे कि तीनों मिलकर मेरे भाई ए बी और सी तीनों मिलकर 2 घंटा में कितना लीटर पानी भर रहा, तो देखिए ए और बी का इफिशियंसी हो जाएगा 5, 4, 9। उसके बाद फिर मेरे भाई ए और सी का फिर इफिशियंसी 5 और 3, 8 हो जाएगा। तो 1 घंटा यहाँ लगता है, 1 घंटा यहाँ लगता है, 2 घंटा उसको लगता है कितना लीटर भरने में, तो 5, 4, 9 और 8, 17 लीटर लगता है 2 घंटा भरने में। तो हम 51 के नज़दीक जाएंगे। टोटल भरना हमको कितना है, 60 है, जो कैपेसिटी है टंकी का वो 60 लीटर मान लेंगे। तो 60 के नज़दीक हमको लेकर जाना है, आगे नहीं लेकर जाना है। याद रखिएगा, यदि 62 रहता या 17 चौका 68, 69 रहता तो 17 चौका 68 तक ही करते हैं, या फिर 17 69 रहता ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ते, बिल्कुल भी नहीं बढ़ना, कम ही रहना। तो फिर देखिए यहाँ पर 2 घंटा लगता है 17 लीटर भरने में, तो इसके नज़दीक जाएंगे, कम रहेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं जाना है। तो 51 इसका नज़दीक है, तो 51 लीटर भरने में 3 से मल्टीप्लाई किए, इधर से भी 3 से मल्टीप्लाई किए, 6 घंटा लगेगा, ठीक है ना। 6 घंटे लगेगा। ये कहाँ तक, ये फाइनल ए प्लस सी ही आएगा, जो 6ठा घंटा भरेगा मेरे भाई ए और सी ही भरेगा ना। तो यहाँ पर देखिए 51 लीटर बचता है 9 लीटर, 9 लीटर अब जो है 7वां घंटा कौन भरेगा, फिर ए प्लस बी भरेगा। तो ए प्लस बी 5 के इफिशियंसी से ए भर रहा, 4 की इफिशियंसी से बी भर रहा, तो 9 लीटर भर रहा है 1 घंटा में। तो 1 घंटा लगेगा और बाकी 9 लीटर भरने में 51 तो हो गया, 9 और भरेगा तो 60 पूर जाएगा, तो 1 घंटा लगेगा और टोटल 60 लीटर भरने में, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछ रहा था कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में, तो 7 घंटा लगेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों में समझ आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि अरुण और सुरेश की आयु का अंतर जो है वो सुरेश और परवीन की आयु के अंतर के बराबर है, ठीक। यदि अरुण और परवीन की आयु का योग जो है वो 48 वर्ष है, तो आपसे पूछ रहा कि सुरेश की आयु क्या है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए बोल रहा अरुण और सुरेश की आयु का अंतर, तो अरुण और सुरेश की आयु का अंतर जो है वो है सुरेश और परवीन की आयु के अंतर के बराबर है। सुरेश माइनस परवीन, इन दोनों के अंतर के बराबर है। अब देखिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, अरुण प्लस परवीन बराबर 2 सुरेश हो जाएगा, S प्लस S 2S। आगे बोला कि यदि अरुण और परवीन की आयु का योग मेरे भाई 48 वर्ष है, यानी अरुण और परवीन की आयु का योग जो है 48 वर्ष है, ठीक है ना। तो सुरेश की आयु पूछ रहा है, तो देखिए अरुण प्लस ये जो है परवीन की आयु का योग दिया हुआ 48 वर्ष आपके सामने है, बराबर 2S। तो S बराबर मेरे भाई 24 वर्ष हो जाएगा। ये क्या आएगा, सुरेश की आयु। आपसे यही पूछ रहा था कि सुरेश की आयु क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 वर्ष, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस कुछ नहीं करना था, सिर्फ लिखना था, बाकी बन जाता। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा ए बी और सी जो है अलग अलग क्रमशः 30,
50 और 40 दिनों में कार्य करके एक एक काम समाप्त करते हैं यदि उनकी प्रत्येक दिन की मजदूरी जो है क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में है, ठीक है ना, तथा ए को जो है ना कुल 144 रुपया मजदूरी प्राप्त हुए, तो आपसे पूछ रहा है कार्य समाप्त करने की कुल मजदूरी क्या थी। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए बोल रहा 3 व्यक्ति है, ए बी और सी है, और ये जो मेरे भाई एक काम को है 30 दिन में, 50 दिन में और 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना, और प्रत्येक दिन की मजदूरी इस रेशियो में दिया 4:3:2। तो देखिए एक दिन की मजदूरी 4 रेशियो में देता है, तो ए का 30 दिन की मजदूरी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 × 4, इतना मजदूरी हो जाएगा। अब बी का जो है प्रत्येक दिन की मजदूरी का रेशियो 3 दिया हुआ है, और बी जो है 50 दिन तक काम करता है, तो 50 × 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और सी जो है मजदूरी प्रत्येक दिन का इसका 2 है, 2 के अनुपात में, और 40 दिन तक करता है, तो 40 × 2 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम मेरे भाई, 1 0 1 0 1 0, ठीक है ना। अब इस रेशियो में बटेगा मेरे भाई, इस रेशियो में बटेगा मजदूरी, टोटल मजदूरी यही तो है, तो 12:15:8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मजदूरी का अनुपात हुआ, ठीक है ना। और बोल रहा है यहाँ पर ए को कुल 144 रुपये मजदूरी हुआ, ठीक है ना। ए को मतलब ये 12 जो है मेरे भाई, यही 12 है ना, 144 के बराबर बोल रहा है। तो पूछ रहा कुल मजदूरी क्या थी, तो कुल मजदूरी तीनों को निकालेंगे, ए बी और सी का, तो कुल मजदूरी कितना हो जाएगा, 12 + 15 + 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा मजदूरी। तो 12 बराबर 144 है मेरे भाई, तो 35 बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 35 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ काट दिए, 1 बराबर 12 कर दिए, तो 35 बराबर 12 × 35, तो हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, ठीक है ना। 0 12 के 2 बाकी 1 3 1 4, तो 420 रुपया मेरे भाई टोटल मजदूरी होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल था, कुछ करना था नहीं, बस दिया था प्रत्येक दिन की मजदूरी इतना इतना के रेशियो में मिल रहा, और इतना इतना दिन काम कर रहा, तो मल्टीप्लाई करके सीधा रेशियो निकाल लिया, हो गया। मेरे दोस्त एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, और आंसर क्या होगा वो ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में दीजिए। बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो है ना क्रमशः 48 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। इन्हीं समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या है आपसे ये पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले समचतुर्भुज का फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये है समचतुर्भुज, इसका नाम दे देते हैं मेरे भाई ए बी सी और डी है, ठीक है ना। तो अब देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज 4 भुजा, चारों भुजा जिसकी बराबर वो समचतुर्भुज। अब इसका विकर्ण दिया हुआ है मेरे भाई, ये विकर्ण दिया हुआ है ए सी और बी डी विकर्ण, और इन दोनों की लंबाई दिया हुआ, एक विकर्ण बी डी 48 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 48 सेंटीमीटर ये है, और ए सी विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। थोड़ा अपना कॉमन सेंस ध्यान दीजिएगा कि बीडी बड़ा है तो बड़ा वाला यहीं पे लिखाएगा, ठीक है ना। अब देखिए समचतुर्भुज का कुछ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको, कि ये जो विकर्ण है मेरे भाई, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, और 2 बराबर भागों में भी विकर्ण बांटती है, ठीक है ना, समचतुर्भुज के केस में। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, 1/2 × d1 × d2, मतलब पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल 1/2 का, ठीक है ना, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हम जानते हैं कि मेरे भाई 90 डिग्री एक दूसरे विकर्ण एक दूसरे को काटती है 90 डिग्री पे, और ये बराबर भागों में बांटती है। AC हम 20 मान लिए, तो यहाँ से यहाँ तक 10, ये भी 10 होगा, मान लेते हैं ये 0.2 है, ठीक है ना। और BD विकर्ण जो है 48 है, तो ये 24 हो जाएगा मेरे भाई, ये भी 24। अब देखिए कोई एक त्रिभुज चलिए लेकर, मान लेते हैं ये DOC चलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, DOC, ये 24 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो पाइथागोरस से ये 26 हो जाएगा ना, तो ये 26 हो जाएगा। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1/2 D1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 48 इंटू 20 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई 10 बार में कट जाएगा, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज का। लेकिन आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई कैसे निकलेगा मेरे भाई? ऊंचाई का मतलब ये पूछ रहा आपसे, ऊंचाई हम ड्रॉ करें यदि इस डीसी भुजा को बेस मान ले हम, तो ऊंचाई इस ए वर्टिसेस से यहाँ पर करते परपेंडिकुलर डाले, मान लेते हैं एम डाले हैं, तो आपसे एम की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, या आयत हो, या वर्ग हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसका क्षेत्रफल होता है मेरे भाई आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना। किसी, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा, बहुत काम देगा। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है मेरे भाई आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हो सकता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख सकते हैं ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है कितना 480 मेरे भाई, बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार हम मान लिए हैं इस चतुर्भुज में डीसी को, ठीक है, डीसी भुजा को, तो आधार हो जाएगा 26 इंटू ऊंचाई मेरे भाई एच, यानी एम यहाँ पर होगा ऊंचाई, एम का रोल निभाएगा, मतलब एच का रोल जो है एम निभाएगा। हमको हाइट निकालना था इसलिए परपेंडिकुलर डालेंगे तब ना, हाइट वही तो कहलाएगा। तो एच निकालना है यानी एम निकालना है। अब एम बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, एम बराबर हो जाएगा 480/26, तो हो जाएगा 240/13। अब इसको हम फ्रैक्शन में और तोड़ते हैं मेरे भाई, तो 13 कम 13 11 हो जाएगा, 13 104, 104 6, इतना क्या होगा सेंटीमीटर। और ये क्या है मेरे भाई ऊंचाई है, और ऊंचाई ही आपसे पूछ रहा था जो कि हम एम माने हैं, ठीक है ना। तो फिर से देख लेते हैं, 13 कम 13 11, 110 आया, 13 8 104 6, ठीक है, 18 सही 6/13 सेंटीमीटर इस चतुर्भुज, इस समचतुर्भुज की ऊंचाई होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला था, ठीक है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, बोल रहा है ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल B जो है ना वो 90 डिग्री है। AB बराबर 7 सेंटीमीटर तथा BC बराबर जो है 24 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है कि बिंदु D है ना जो, वो कर्ण AC का मध्य बिंदु है। तो आपसे BD के मान पूछ रहा क्या होगा। देखिए साथियों, इस तरीके का क्वेश्चन मैं टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में मैं बता दिया हूँ, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक क्लास में लगभग बोल देता हूँ कि आप टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज जाकर टोटल देख लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही फायदेमंद होगा मेरे भाई, आप जाकर देखिए, उसके बाद बताइएगा हमको, ठीक है ना। क्योंकि हर एक जितना मैथ में जितना भी कंफ्यूजन क्वेश्चन बन रहा है आपके माइंड में, वो सभी उसका सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का वहाँ पर ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है ना। और ट्रिक भी दे दिए, ऐसा नहीं सब कुछ बता दिए। तो देखिए त्रिभुज ABC है मेरे भाई, जिसमें B जो है ना वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो B जो है 90 डिग्री है, बना दिए B ये 90 डिग्री है, और A नाम दे देते हैं यहाँ और C यहाँ पर, ठीक है ना। और AB बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। BC जो है मेरे भाई वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो और D जो है ना, बिंदु D AC का मध्य बिंदु है। बिंदु D जो है मेरे भाई AC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, AC का मध्य बिंदु है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा BD की लंबाई क्या होगी। बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन को है ना चुटकियों में किया जा सकता है मेरे भाई। इसका आंसर सीधा होगा 12.5 सेंटीमीटर। कैसे होगा, मैं देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम ये 25 निकाल लेंगे, ठीक है ना, 25 हो जाएगा AC का मान। अब देखिए मेरे भाई, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल में ये मध्य बिंदु होता है ना, मध्य बिंदु D जो होता है ना मेरे भाई, वो जो है ना ये बाय वृत्त का केंद्र कहलाता है, ठीक है ना, बाय वृत्त का केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई जो ये D होगा, D मैंने क्या बताया था, ये जो D पॉइंट होता है मध्य बिंदु है, तो इसका आधा हो जाएगा मेरे भाई, इसका आधा हो जाएगा नहीं,
ये 12.5 हो जाएगा, ये भी 12.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बीडी की लंबाई क्या होगा मेरे भाई, तो देखिए ये जब भी आधा होता है ना ये मध्य बिंदु, तो मेरे भाई ये जो होता है ना बाह्य केंद्र होता है, ठीक है ना, वृत्त का बाह्य केंद्र मतलब ये होता है, ठीक है ना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये होता है। तो देखिए ये इसके लिए रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, क्या बोले बाह्य केंद्र होता है, तो ये भी देखिए परिधि को टच कर रहा है, ये भी रेडियस हो गया, मतलब ये सभी बराबर होता है, ठीक है ना। तो जितना एडी हुआ जितना डीसी हुआ उतना बीडी भी हो जाएगा, तो ये भी 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ बीडी बराबर मेरे भाई 12.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, होगा। ये ध्यान रखिएगा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्व पर जो है कर्व के जो पॉइंट दो भागों में बांटती है, जिस पॉइंट पर वो पॉइंट मेरे भाई वृत्त का जो है ना बाह्य वृत्त का केंद्र कहलाता है, और बाह्य वृत्त का केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ से यदि बीडी को मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या का काम करेगा ना, केंद्र है और यहाँ से परिधि को टच कर रहा है तो क्या होता है, रेडियस ही होता है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, रेडियस सभी बराबर होता है। तो जितना ये उतना ये भी हो जाएगा, तो 12.5 सेंटीमीटर होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और मैं फिर एक और एडिशनल चीजें बता देता हूँ कि समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त का त्रिज्या होता है मैंने आर बराबर कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री में दे देता हूँ, ठीक है ना, इन 90 डिग्री ट्रायंगल। तो मेरे भाई h/2 हो जाता है बाह्य वृत्त की त्रिज्या, हाइपोटेनस का आधा हो जाता है, ठीक है ना। और जो है इन रेडियस मतलब अंतर त्रिज्या होता है फॉर्मूला मेरे भाई P + B - H/2 होता है, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस का आधा होता है, वो अंतः वृत्त का त्रिज्या होता है, ठीक है ना। ये लिख लीजिए, बहुत काम देगा, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का है, बहुत ही सिंपल सवाल है, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत बन जाएगा। देखिए दिया है यदि कोसेक 39 डिग्री बराबर x हो, तो आपसे पूछ रहा है 1/कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1/साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 39 डिग्री। बहुत ही सिंपल सवाल है मेरे भाई। तो देखिए हम सबसे पहले इसका मान पूछ रहा है ना, ये सब का मान, तो हम इन सब को पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए इस कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री को हम 1/कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री को हम साइन स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 51 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री को हम क्या कोस स्क्वायर 51 डिग्री लिख सकते हैं ना, साइन 39 डिग्री को हम कोस 51 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर 39 डिग्री को हम लिख देते हैं सीधे कोस स्क्वायर 51 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए प्लस टेन स्क्वायर मेरे भाई 51 डिग्री रहने देते हैं माइनस, अब देखिए क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर 51 रहने देते हैं, इस सेक स्क्वायर को हम ऊपर लेकर चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 39 डिग्री, कोस स्क्वायर 39 डिग्री, थोड़ा सा एक स्टेप कर देता हूँ, कोस स्क्वायर 39 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 51 डिग्री। अब देखिए इसको या तो आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, एक चीज में कोई कन्वर्ट कर लीजिए ताकि कट जाए। देखिए अब इसको हम कोस स्क्वायर 39 डिग्री लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर 51 डिग्री को कोस स्क्वायर ये मेरे भाई लिख देता हूँ 39 डिग्री, कोस स्क्वायर 39 डिग्री। अब देखिए ये कट रहा, ये इसका मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर 51 प्लस कोस स्क्वायर 51 1 हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1 हो जाएगा, 1 भी कैंसिल मेरे भाई, टेन स्क्वायर 51 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, टेन स्क्वायर 51 डिग्री, आप यहाँ कोसेक x बराबर कोसेक 39 बराबर इतना दिया हुआ है, तो यहाँ हम इसको सेक मेरे भाई सेक 51 डिग्री लिख सकते हैं, 51 डिग्री बराबर x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोसेक 90 माइनस साइन, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा,
होता है ना। तो उसी तरह सेक कोसेक होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा b/h होता है, सॉरी h/b होता है ना, h/b होता है। तो हमको क्या करना है ना, यहाँ p/b का स्क्वायर निकालना, p/b का स्क्वायर निकालना। नहीं तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, अब रहने दीजिए। इतना है मेरे भाई, है ना। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, हो जाएगा मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा -1 के अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 51 डिग्री का मान, ठीक है ना। ये भी 51 होगा, ठीक है ना, ये 51 होगा, ठीक। अब देखिए सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, सॉरी मेरे भाई एक मिनट, थोड़ा सा हड़बड़ कर रहे हैं। देखिए सेक 51 डिग्री बराबर x है ना, सेक 51 डिग्री बराबर x है। अब जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, बस इसी का यूज करेंगे। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आपसे टेन स्क्वायर 51 पूछ रहा है ना, तो सेक स्क्वायर 51 -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई सेक स्क्वायर 51 यानी x स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था, हड़बड़ाना नहीं है, जल्दीबाजी में कर दिए तो थोड़ा सा बन तो जाता है, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा सा, आप समझने में दिक्कत हो जाता है, मतलब दिक्कत, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, कुछ नहीं करना था, ठीक है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी ट्रिगोनोमेट्री का, देखने में सिंपल लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में गलती होने का बहुत ही चांस रहता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत ही कर चलाते हैं एग्जाम हॉल से, ठीक है ना। तो देखिए आराम से इस क्वेश्चन को एक एक बारीकी से एक एक लाइन समझेंगे। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान पूछ रहा आपसे क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई 5 का अंतर है एंगल में, जो है 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 85 90 5 का। तो देखिए 5 डिग्री का अंतर है, इस तरीके से 5 10 है, फिर 15 है, इसी तरीके से 90 तक है मेरे भाई। तो कितना टर्म होगा, कितना बार लिखाया होगा, तो बोलिएगा 8 बार लिखाया होगा। तब ने 8 कितना 18 बार, सॉरी मेरे भाई 18 बार लिखाया होगा, ठीक है ना, 18 बार ये लिखाया होगा। तब ने 18 बचे 90 तक पूरा है, तो 18 बार लिखाया होगा। देखिए एक साइन स्क्वायर 5 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ये इसका हम पेयर बनाते हैं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, या इसको हम कोस स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकते हैं। साइन अभी थोड़ा देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताए थे ना, साइन स्क्वायर 85 डिग्री को कोस स्क्वायर 5 डिग्री लिखने में कोई परेशानी नहीं है, या फिर साइन स्क्वायर 5 डिग्री को कोस स्क्वायर 85 डिग्री में लिखने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर लाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जिसका मान 1 होता है। तो हम देखिए ये 5 डिग्री 85 डिग्री से मेल खा जाएगा, तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 होगा। अब देखिए क्या ये 90 डिग्री किसी से मेल खाएगा, मेल किसी से नहीं खाएगा मेरे भाई। 90 डिग्री का पेयर कोई है ही नहीं है ना। तो 90 डिग्री का तो 1 लिख ही लेंगे, उधर 1 तो होगा ही, ये लिख लेंगे। फिर प्लस जो है मेरे भाई, अब देखिए बीच में और 5 10 15 20 30 35 40 45 भी आएगा। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री बीच में कहीं आएगा मेरे भाई, तो इसका पेयर कहीं मिल रहा, कहीं साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर 45 और नहीं मिल, मतलब ये भी अकेला है ना, ये छुट्टा ये भी है, ठीक है ना, छुट्टा ये भी और ये भी छुट्टा है, ठीक है ना, अकेले लेकर बैठा है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान मेरे भाई क्या होगा, तो 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा। इन दोनों को भी अलग से लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब बाकी जो है सबका पेयर बन जाएगा, इधर 35 होगा उधर 55 का बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखिए टोटल 18 बार लिखाया, तो 2 बार मेरे भाई साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो हम लिख ही लिए। तो बचा कितना, -2 घटा देंगे तो 16 बार बचा है मेरे भाई। तो 16 बार में देखिए 2 को मिलके 1 बनता है ना, 2 को मिलके 1 बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है, 2 को मिलके 1 बनता है। तो 16 को मिलके 16 बार है ऐसा, तो कितना बने 8 बनेगा, इसका आधा पेयर होगा ना, तो 8 बनेगा मेरे भाई। तो 8 जोड़ेंगे, 8 बनेगा टोटल, तो 8 जोड़ेंगे प्लस 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे, तो 9 + 8 + 1 9 9 + 1/2,
तो हो जाएगा 9 सही 1/2। ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था, बहुत ही सिंपल था लेकिन खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। बहुत बार ये इग्नोर कर कर स्टूडेंट चले आते हैं, बहुत बार 45 डिग्री बीच में रहता है, वो नहीं गेस कर पाते हैं। अब देखिए कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होगा, भाई 30 डिग्री तो भी होगा साइन स्क्वायर। मेरे भाई होगा, 30 डिग्री भी होगा, 5 का मल्टीपल है, उधर 60 डिग्री के साथ तो 1 हो जाएगा मिलके ना, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 होगा, उधर होगा और साइन स्क्वायर 60 डिग्री होगा ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको हम कोस स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 1 होगा। या फिर इसी को आप लिख दीजिए कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60, या कोस स्क्वायर प्लस 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 1 ही आता है। तो 30 और 60 का मैच कर रहा था, ठीक है। 45 बीच में एक्स्ट्रा था और 90 डिग्री था, ठीक है ना। तो उसको हम लिख लिए पहले, उसके बाद टोटल 18 बार आया ये साइन स्क्वायर, तो 2 बार तो निकल गया, 16 बार बचा। 16 बार में देखिए 2 बार मिलकर जो है एक बन रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का टर्म एक बन रहा मिलके, 2 को मिलके, तो 16 को मिलके 8 बार बनेगा, तो 8 होगा। ऐसा ऐसा एक जुटते रहेगा तो 8 बार, तो 8 लिख दिए, प्लस 1/2 प्लस 1 9 सही 1/2 यानी 9.5 होगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है मेरे भाई। तो वीडियो को लाइक करते जाइए, क्योंकि लाइक बहुत कम रहता है, ठीक है ना। आप लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और कोशिश करते हैं और बेहतर लाने का, ठीक। मेरे भाई देखिए एक और सवाल है आपके सामने, यदि 2x + 3y = 34 और x + y/y = 13/8 है, तो आपसे पूछ रहा 5y + 7x का मान क्या होगा। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसा था ना, आप भी देखकर इसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इसका, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि सिखाना है, ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप ऑप्शंस के माध्यम से ही कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया हुआ और 2 अननोन है, तो आराम से निकल जाएगा वैल्यू। आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते, देखिए y का मान 8 है, यहाँ पर x + y 13 है, यानी x 5 होगा मेरे भाई, y जो है ना वो 8 होगा। ये रेशियो में 8x और 5x होगा, ठीक है ना। आप देखिए दोनों को कीजिए, 8 + x + y यानी 8 + 13 13x/y मतलब 8x 13/8। अब इसमें बैठा देना, देखिए आप के मान लीजिए, x मत मानिए, के मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि x लगा हुआ। तो अब 2x + 3y है, तो 2x प्लस यानी 2 × 5k + 3y, 3 × 8k = 34 है मेरे भाई। तो 34k = 34 आना, k बराबर क्या आएगा मेरे भाई 1 आएगा, तो वही वैल्यू हो जाएगा, k बराबर 1 हो जाएगा, तो यानी x बराबर 5 ही हो जाएगा, y बराबर 8 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 × 1 = 5, 8 × 1 = 8। आपसे पूछ रहा है 5y + 7x का मान, तो 5 × y का मान 8 प्लस 7 × x का मान मेरे भाई 5 हो जाएगा, तो 40 + 35 हो जाएगा मेरे भाई 75, ठीक है ना। और 75 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, मल्टीपल क्या 75 ही एग्जैक्ट वैल्यू था, ठीक है ना। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे जाकर, ठीक है ना, उसी तरीके से किए, बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है ना। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 22 जो बताने वाले हैं ना, इस क्वेश्चन को आप देखने के बाद वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सवाल आया है, शायद इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। और पूछा जाता है, ये कभी ना कभी आ जाता है, और इस क्वेश्चन को शायद ये स्टूडेंट्स कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ आपको दे दूंगा, बस हमसे जुड़े रहिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मैं बहुत ही अच्छा चीज़ देने वाला हूँ, बोल रहा है यदि x जो है ना मेरे भाई वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा 4x² + 4x + 9 का न्यूनतम मान क्या है, मतलब मिनिमम वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताना है, ठीक है ना। तो मेरे भाई मिनिमम वैल्यू आपको बता रहे हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालने का फॉर्मूला एक होता है, ठीक है ना, मैं वो देने वाला हूँ, ठीक है ना। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख देता हूँ ax² + bx + c है ना, इसका मिनिमम वैल्यू होता है मेरे भाई, मिनिमम वैल्यू होता है मेरे भाई c - b²
4a होता है, ठीक है ना। ये मेरे भाई गढ़ कर लिख लो, ठीक है ना, कि कॉपी में कहीं भी नोटबुक में अपने एकदम बहुत बार ये है ना पूछा जाता है, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। किसी स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता, बहुत कम स्टूडेंट्स को रहता है, ठीक है। c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, या आप 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a भी कर सकते हैं एलसीएम लेके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर c क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो, c 9 माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16 बटे 4 इंटू a का मान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 4 मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 16 बटे 16 क्या हो जाएगा 1, तो बराबर 8 आ जाएगा मेरे भाई इसका मिनिमम मान, न्यूनतम मान। और आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना। कितना मजा लगा है ना, छोटा था लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप हमसे जुड़े रहिए, शुरू से लेकर अंत तक हर एक चीज़ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ें दे दूंगा, ठीक है। कुछ लोगों के मन में ये भी ख्याल आएगा अभी भाई मैक्सिमम वैल्यू भी बता दो, मेरे भाई बताऊंगा, ठीक है ना। एक ही दिन में 2500 क्वेश्चन में नहीं डाल देंगे, क्योंकि फिर क्वेश्चन रहेगा कहाँ, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन धीरे धीरे डालते चले जाएंगे, ठीक मेरे भाई। देखिए एक क्वेश्चन और है, बोला समीकरण 5x प्लस 4y बराबर 20 है और 3y माइनस 5x बराबर 15 है, तथा x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे दोस्त एसएससी अब क्या करने लगी है ना, कि अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी डालने लगी है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी 12 का सिलेबस धीरे धीरे एंट्री करवा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों को भी उस तरफ धीरे धीरे ढलना होगा, नहीं तो फिर मैथ में आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप 10th में पढ़े होंगे ऐसा। तो देखिए 2 इक्वेशन दिया है और इससे एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्स एक्सिस से बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या कीजिएगा, पहले एक बना लीजिएगा ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ बना लीजिए मेरे भाई। अब ग्राफ बन गया, देखिए क्या करेंगे हम इसको, इधर एक्स एक्सिस होता है मेरे भाई, इधर एक्स डैश होता है, ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, बारे बारी से 2 इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो बारे बारी से हमको क्या करना है, लिख देना है दोनों इक्वेशन को। 5x प्लस 4y बराबर 20, पहला इक्वेशन लिखे हैं, पहला इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप x का मान कुछ भी रख दीजिए और y का मान निकल जाएगा, फिर y का मान कुछ भी रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ पर इस मान को इस एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कर देना, दर्शा देना। तो आप जो मन करे मान रख लीजिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो चाहते हैं, हम बोलेंगे आप x का मान और y का मान मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम रखिए, बल्कि 0 रखिए, ठीक है ना। तो x देखिए हम क्या करेंगे, x का मान 0 लेंगे मेरे भाई, तो y का मान कितना हो जाएगा 5। अब इस एक्सिस पे है ना, इस ग्राफ में दर्शा देंगे, तो एक अंदाजा से x बराबर 0 y बराबर 5 यहाँ दर्शा देंगे। अब देखिए y बराबर लेंगे, इस बार 0 ले लेंगे, x बराबर अगला बार 0 लेंगे, इस बार y बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ दर्शा देते हैं 4 0, ठीक है ना, 4 0, ठीक है ना, 4 0, x बराबर 4 y बराबर 0। अब देखिए इसका काम तमाम हो गया, 2 बार लिए निकल गया। अब जो है इस दूसरे इक्वेशन को उठाएंगे मेरे भाई, तो 3y माइनस 5x बराबर 15। तो अब x बराबर इसमें लेंगे 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। तो x बराबर 0 y बराबर 5 फिर यही आ रहा, लेकिन हमको चाहिए 3 पॉइंट, त्रिभुज बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तब तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो यही आ रहा, तो हमको 3 पॉइंट मिल नहीं रहा जिससे त्रिभुज बने। अब देखिए इस बार y 0 ले लेंगे, तो y 0 लेंगे, x बराबर -3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो -3 यहाँ पर -3 और 0। अब देखिए 3 पॉइंट मिल गया ना, 3 पॉइंट मिल गया, तीनों को मिला देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। अब एक त्रिभुज बन गया। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू आधार, ये मान लेते हैं आधार, ये तो परपेंडिकुलर होता है, आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 3, तो 4 - 3 नहीं कर देना, 1 नहीं कर देना, 4 - 3 बराबर 1 नहीं कर देना, क्योंकि जब भी लेंथ होता है मेरे भाई वो माइनस में नहीं होता, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ -3 है, तो 7 होगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। 7 इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक y एक्सिस कितना है, ऊंचाई 5 है, तो 5, तो 35/2 हो जाएगा मेरे भाई 17.5
ठीक है ना, 17.5 यूनिट हो जाएगा इसका एरिया इस त्रिभुज का। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। यदि समझ नहीं आया मेरे भाई तो फिर वीडियो बैक कर आप देख लीजिए, और फिर भी नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, ऐसा बहुत क्वेश्चन आएगा, बहुत बार समझा कर ही छोड़ेंगे आपको, जब तक कि आप एग्जाम हॉल में हर एक क्वेश्चन को कर नहीं आइएगा। ठीक है ना, ये मेरा वादा है मेरे भाई, आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है ना मेरे भाई, एक और क्वेश्चन है, देखिए, यदि n परमिटेशन 4 बराबर 20 इंटू n परमिटेशन 2 हो तो आपसे पूछ रहा n का मान क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब एसएससी जो है ना वो 12 लेवल का सिलेबस डाल रही है धीरे धीरे, और परमिटेशन कम्बिनेशन पूछ रही है, प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। तो हम लोगों को भी उसी तरीके से उसी जो है ना सिलेबस में ढलना होगा धीरे धीरे, तभी जाकर मार्क्स अच्छे ले पाएंगे मैथ में। ठीक है ना, तो देखिए आपको एक फार्मूला बताए थे साथियों पिछले क्लास में, शायद पिछले क्लास में, परमिटेशन कम्बिनेशन से रिलेटेड। ये फार्मूला होता है जब n परमिटेशन r दिया रहे आपके सामने, है ना, n परमिटेशन r दिया रहे तो इसका फार्मूला होता है मेरे भाई फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है ना, बस इतना याद रखना, कुछ नहीं। तो अब देखिए इसी फार्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो n परमिटेशन 4 है ना, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 करेंगे ना मेरे भाई, n माइनस 4 कर देंगे। अब बराबर है 20 इंटू n परमिटेशन 2 है दिया हुआ, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 करेंगे ना मेरे भाई। अब देखिए फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो फैक्टोरियल n माइनस 2 बराबर हो जाएगा 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, यदि हम फैक्टोरियल 10 को आपको बोले इसको तोड़ने के लिए तो क्या करते हैं मेरे भाई, तो करते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 करते हैं ना, एक एक घटाते चले जाते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से हम करेंगे। देखिए क्या करेंगे इसमें कि फैक्टोरियल n माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, एक एक घटाने चले जाएंगे, n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं, एक एक घटाने चले गए जैसे फैक्टोरियल का नियम है, तो एक एक घटाते चले n माइनस 2 n माइनस 3, फिर n माइनस 4 को हम बल्कि फैक्टोरियल के अंदर ही लिखेंगे, बाहर नहीं, क्योंकि हमको n माइनस 4 काटना है। बराबर 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4। अब देखिए फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 कैंसिल। अब देखिए n माइनस 2 आ गया मेरे भाई, और n माइनस 3 इंटू बराबर 20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्वाड्रेटिक में आएगा, तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस 20 बराबर 0 आएगा। ठीक है ना, 20 को इधर ले आए तो 20 आ गया, ठीक है 5n। अब देखिए n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 होगा मेरे भाई, तो n यहाँ आ जाएगा एक बार, n बराबर माइनस 7, तो n बराबर 7 आएगा, और n बराबर जो है मेरे भाई एक माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस 2 माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 आएगा। ठीक है ना, आप यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट निकालने का तरीका हम मतलब आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए करना क्या, देखिए ये 14 को क्या 7 और 2 में तोड़ सकते हैं ना, अंतर देखिए 5 का रन, तो माइनस 7 प्लस 2 में तोड़ेंगे तो माइनस 5 आ रहा, माइनस 5 जोड़ने पे तो ये माइनस है, तो 0 बराबर उधर होता है 0, तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा 7, ये उधर जाकर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप अपने मन से मतलब माइंड में सोचकर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अच्छा था, उम्मीद करते हैं साथियों समझ आ रहा होगा। ठीक है ना साथियों, एक और क्वेश्चन है, और ये आज के सेट नंबर 4 का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। और जो भी छात्र अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए स्टडी ग्रुप में। ठीक है ना, देखिए दिया हुआ यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 17/13, और थीटा जो है ना 0 और 90 डिग्री के बीच है, ना तो 0 के बराबर है ना ही 90 डिग्री के बराबर है, यानी इसी दोनों के बीच में लाई कर रहा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान आपसे पूछ रहा। तो मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान आपसे पूछ रहा है ना, इसका मान हम मान लेते हैं x है, इसके बराबर x मान लेते हैं, और जो x का मान आएगा वही साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं इन दोनों को। ठीक है ना, स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे भाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा ना, बराबर 289/169 हो जाएगा। अब देखिए
एक इसको रखते हैं, ठीक है ना, अभी फिलहाल यहीं पर छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। अब इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ से, तो साइन स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं यदि, और इसको सेकेंड मान लेते हैं मेरे भाई। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, देखिए ये 1 आया, 1, ये साइन प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा खत्म, तो 0 हो जाएगा, प्लस 1, एक इधर भी आया 1 प्लस 1 बराबर 289/169 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये जुटेगा प्लस ये जुटेगा। अब देखिए ये 2 आएगा मेरे भाई, इधर आ जाएगा, 2 माइनस 289/169, ठीक है ना, बराबर एक्स स्क्वायर। अब 169 गुना क्या, 18 का 32 33, तो 11 49 आ गया मेरे भाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 7/13, और एक्स क्या माने थे मेरे भाई, एक्स माने थे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और आपसे यही पूछ रहा था, कितना आ जाएगा, 7/13 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। साथियों उम्मीद करते हैं आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन समझाए हों, बताए हैं, थोड़ा बहुत आपको इससे कुछ मिला है, और यदि मिला है तो मेरे भाई तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और मिलते हैं तब तक, फिर नेक्स्ट सेट में सेट नंबर 5 लेकर आएंगे, एक और धमाकेदार ये प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।